प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी देश के आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय के विश्लेषण का बहुत अधिक महत्व होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति का सूचक होती है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है कि उसके देश की राष्ट्रीय आय किस गति से बढ़ रही है, क्या निर्धारित राष्ट्रीय आय के लक्ष्य पूरे हुए हैं, क्या राष्ट्रीय आय का वितरण सही हुआ है, उसके देश की राष्ट्रीय आय अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से कितनी कम है या कितनी अधिक है। इन सब प्रश्नों का जवाब राष्ट्रीय आय के विस्तृत एवं गहन विश्लेषण से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा की उपयुक्तता इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रीय आय को किस उद्देश्य से प्रयोग में लाया जा रहा है। मार्शल, पिगू, फिशर, कीन्स, साइमन कुजनेट्स आदि अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय के संबंध में अपना अपना मत व्यक्त किया है। सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल के विचार में किसी देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं का एक निश्चित विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न बातों को ध्यान में रखा गया है। पहली बात, राष्ट्रीय आय की गणना प्राय वार्षिक आधार पर ही की जाती है। कुल उत्पत्ति में से मशीनों की टूट फूट, मूल्य ह्रास या घिसावट व्यय, डिप्रिसिएशन को निकाल देना चाहिए। तीसरी बात, विदेशी विनियोग से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय राष्ट्रीय लाभांश में जोड़ देनी चाहिए। वे सभी सेवाएं जो कोई व्यक्ति बिना किसी पारिश्रमिक के अपने परिवार के सदस्यों के लिए करता है राष्ट्रीय लाभांश में नहीं जोड़ी जानी चाहिए। कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति से जो लाभ प्राप्त करता है उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि मार्शल की परिभाषा सरल व सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक है, परंतु इसमें व्यवहारिक दृष्टि से अनेक दोष पाए जाते हैं। पहले आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल उत्पादन का सांख्यिकीय माप करना कठिन है, क्योंकि आधुनिक युग में वस्तुओं तथा सेवाओं में इतनी भिन्नता होती है कि उनका मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की होने की संभावना है। उदाहरण के लिए यदि राष्ट्रीय आय में गन्ने के उत्पादन को भी शामिल कर लें तथा गुड़ एवं चीनी के उत्पादन मूल्य को भी शामिल कर लें तो राष्ट्रीय आय का सही अनुमान प्राप्त नहीं हो पाता है। एक अर्थव्यवस्था में कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बाजार में विनिमय हेतु नहीं आती, इसलिए उनका मुद्रा मूल्य ज्ञात करना आसान नहीं होता। भारत जैसे देश में उपभोक्ता सीधे ही उत्पादक से वस्तुएं खरीद लेते हैं, इससे राष्ट्रीय आय की मात्रा या यथार्थ मूल्य ज्ञात करने में कठिनाई होती है। प्रोफेसर पिगू के विचार में राष्ट्रीय लाभांश किसी देश या समाज की भौतिक आय का वह भाग है जो मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। प्रोफेसर पिगू ने अपनी परिभाषा में इस बात पर बल दिया कि केवल उन सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए जो वास्तव में मुद्रा के माध्यम से ही होकर के गुजरती हों, सभी सेवाओं को नहीं। पिगू ने अपनी परिभाषा में केवल सेवाएं शब्द का प्रयोग किया क्योंकि पिगू दोहरी गणना के दोष से पूर्णतया अवगत थे। जैसे किराए पर रखा गया मजदूर जब रोटी बनाता है उस समय तो उसकी सेवाएं सेवा के रूप में राष्ट्रीय आय में जोड़ी गई और बाद में उसी मजदूर की सेवा से जो प्राप्त प्रतिफल होता है जैसे रोटी के रूप में फिर जोड़ा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिगू की परिभाषा अधिक व्यवहारिक तथा सरल है, फिर भी इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। प्रथम, उन्होंने वस्तुओं तथा सेवाओं के बीच एक कृत्रिम तथा अवास्तविक भेद स्थापित कर दिया, जो मुद्रा के माध्यम से होकर गुजरे तथा जो न होकर के गुजरे। यह सिद्धांततः सही नहीं है। राष्ट्रीय लाभांश में उन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि हो। दूसरी, यह परिभाषा केवल विकसित देशों के लिए ही उपयुक्त है जहाँ वस्तुओं का लेन देन मुद्रा द्वारा होता है। अविकसित देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी न किसी रूप में लागू होने के कारण राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं की जा सकती। तृतीय, पिगू ने राष्ट्रीय आय में उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को शामिल किया है जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय होता है, परंतु इसमें राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो सकती, क्योंकि यदि कोई कृषक
अपनी उपज को मंडी में नहीं बेचता अपितु स्वयं उपभोग करता है, तो ऐसी दशा में उसकी उपज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार एक नौकरानी की सेवा को तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, परंतु मालिक उसी नौकरानी से जब विवाह कर ले तो उसके बाद उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी। इससे राष्ट्रीय आय में कमी होगी। इन आधारों पर हमने पीगू की परिभाषा की आलोचना की जाती है। इसके बाद एक अमेरिकन अर्थशास्त्री हुए थे प्रोफेसर फिशर, उनका दृष्टिकोण है कि राष्ट्रीय लाभांश के संबंध में प्रोफेसर पीगू ने प्रोफेसर मार्शल ने जो विचार व्यक्त किए थे, इन्होंने उत्पादन को अपना आधार बनाया, लेकिन प्रोफेसर फिशर ने उपभोग को इसका आधार माना। फिशर कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में वही सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कि उपभोक्ताओं को अपने भौतिक अथवा मानवीय वातावरण द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक पियानो अथवा एक ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, फिर पूंजी में वृद्धि मात्र है। केवल वही सेवाएं जो कि इनके प्रयोग से इस वर्ष मुझे मिलेंगी आय होंगी। फिशर की परिभाषा मार्शल एवं पीगू से ठीक मानी गई है, क्योंकि इस परिभाषा से आर्थिक कल्याण का बोध होता है। आर्थिक कल्याण उपभोग एवं हमारे रहन सहन के स्तर पर ही आधारित होता है। प्राय प्रोफेसर फिशर के दृष्टिकोण की हम निम्नांकित आधार पर आलोचना कर सकते हैं। पहले, राष्ट्रीय उपभोग की गणना करना राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि उत्पादक की तुलना में उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा प्रत्येक उपभोक्ता के उपभोग की गणना कठिन है। दूसरे, टिकाऊ वस्तुओं की जीवन अवधि का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय लाभांश का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। माना कि एक कार का मूल्य 2 लाख रुपया है और उसका जीवन काल 10 वर्ष है, तो 1 वर्ष में 20,000 रुपये के बराबर सेवा प्राप्त होती है। पर यदि वह दूसरे वर्ष की दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई तो राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन सही रूप में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त टिकाऊ वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते रहने के कारण भी उनकी अवधि का सही अनुमान लगाना भी कठिन होता है। अब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत साइमन कुजनेट्स के विचार में राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं की वह विशुद्ध उत्पत्ति है जो अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचती है अथवा देश के पूंजीगत सामान के स्टॉक में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को बिना दोहरी गणना के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह की माप है। इस प्रकार यह वस्तुओं तथा सेवाओं के स्टॉक से भिन्न है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय उत्पत्ति से भिन्न है, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति स्टॉक का प्रतीक है।